कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता में बीएसएफ ने भी अहम भूमिका निभाई है। न्यूज 18 की टीम सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंची, जहां से एक के बाद एक कई पाकिस्तानी पोस्ट को ध्वस्त कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता में बीएसएफ के जवानों ने भी अपना शौर्य दिखाया। इंटरनेशनल सीमा पर हम लोग मौजूद हैं और नजर पाकिस्तान पर है और कंधों पर रॉकेट लॉन्चर है। ये किस तरीके से यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर को भरते हैं, कैसे इन्होंने उस दिन उस रात को जो है पोजीशन संभाली। आप देखिए जिस जगह इस जवान के कदम है और जहां पर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट खड़े हैं, एक दायरा है और ऊपर पाकिस्तान की वो जो पोस्ट है वो सामने दिख रही है। हालांकि यहाँ से किस तरीके से पाकिस्तान पर अपनी पैनी नजर बनानी है, रॉकेट लॉन्चर से कैसे उन अड्डों को ध्वस्त इन जवानों ने किया था, उनसे जरूर हम जो है बात करेंगे। कैसे अपने कंधों पे इस तरीके से अपने रॉकेट लॉन्चर के साथ अपने ध्वस्त की थी पोस्ट? जैसे मैडम हमें पहले आदेश मिला कि बोला उनकी पोस्ट तबाह करनी है, पोस्ट के ऊपर कैमरे लगे हैं, सबसे पहले हमने उसके ऊपर फायर डाला है। कितने किलोमीटर की रेंज है इसके अलग अलग बम की रेंज है, बम के हिसाब से इसकी रेंज है। बम के हिसाब से इसकी रेंज जी है। जी। तो आपके हिसाब से जो आपने ये रॉकेट लॉन्चर के साथ जो पोस्ट ध्वस्त की थी, कितनी पोस्ट जो है वो डैमेज की? एक पोस्ट थी, रजाब शहीद पोस्ट। देखिए एक पोस्ट डैमेज की, मतलब एक रॉकेट लॉन्चर एक पोस्ट पूरी तरह से ध्वस्त। भारी भरकम हथियारों के साथ सीधे सटीक जो निशाना पाकिस्तान पे लगाया है। और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का वो इलाका जहां पर पोस्ट का नाम तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, यहाँ पर हमारी सीमाएं लगती हैं और पाकिस्तान की सीमाओं को किस तरीके से एक के बाद एक ध्वस्त किया, ये भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे और जरूर साझा करेंगे कि बैक टू बैक जब पाकिस्तान पर अटैक हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया तो कितनी जल्दी वो पोस्ट जो है वो राख के ढेर में बदल गई। भारत के हर प्रांत से हम हैं सीमा सुरक्षा बल। ये ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीर आपके सामने है जो देश के एक एक नागरिक को याद है और एक एक नागरिक ने जो एक गर्व महसूस किया था जब ऑपरेशन सिंदूर को सफलता मिली थी। इस समय मैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हूं। आपको बता दें कि बीएसएफ के जवानों ने भी किस तरीके से बॉर्डर पर रहकर दिन में तारे दिखाए थे पाकिस्तान को और किस तरीके से उन्होंने भारी भरकम हथियारों के साथ जो है एक के बाद एक अटैक कर पाकिस्तान की कई पोस्ट को ध्वस्त किया था। वैसे तो ये ड्रिल दिखा रहे हैं, आपको बता दें ये 5 किलोमीटर की रेंज वाली जो मोटार गन है और किस तरीके से एक के बाद एक अटैक जो है वो वहां पर हुआ था। इसके 1 मिनट के अटैक से एक फायर से वहां पर 15 से 20 जगहों पर जो है वो 15 से 20 जगह डैमेज हो रही थी। और किस तरीके से यहाँ पर ये अभी तो हम आपको सिर्फ ड्रिल दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि उस वक्त जो मंजर था, उस वक्त 6-7 की दरमियानी रात हो या फिर सीज फायर के उल्लंघन की 10 तारीख की रात हो और लगातार जो एक के बाद एक गोले पाकिस्तान पर दागे जा रहे थे, उस वक्त उनकी क्या हालत हो रही होगी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ से ये हाईटेक जो हथियार हैं भारतीय सेना के पास हो चाहे बीएसएफ के पास हो मौजूद है। आपको बता दें कि ये मोर्टार गन 5 किलोमीटर का जिसका दायरा है, जिसकी रेंज है 5 किलोमीटर की और एक फायर से 15 से 20 जो पोस्ट है वो ध्वस्त करने की ये क्षमता रखता है और कई एरिया को इसने ध्वस्त किया है। पाकिस्तान को धूल चटाई थी, तो उस समय की जो सिचुएशन थी वो आपने किस तरीके से उसको अंजाम दिया था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो मोर्टार गन है इसकी रेंज 5 किलोमीटर की है और वहां जाकर ये कई ज्यादा बहुत बड़ा एरिया ध्वस्त करता है। क्या कहेंगे आप? जैसे हम लोग को खबर मिला था कि सामने आतंकवादी का कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो हमारा जो सेक्शन कमांडर है उसने दिशा डाटा जो भी है दिया है, तो उसी को लगा के हम लोग तुरंत उसी टाइम मिनटों में फायर कर दिए। मिनटों में फायर कर दिया। तो आपके एक फायर से कितना ज्यादा एरिया ध्वस्त हुआ? हमारे फायर से 2 पाकिस्तान का पोस्ट और 22 से 23 आतंकी मर गए। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। देश का हर नागरिक गर्व कर रहा है आप पर, क्या कहेंगे? हमारे को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम इस ऑपरेशन का हिस्सा बने और हमारे को पाक पोस्टों के ऊपर फायर करने का मौका मिला और हमने उसकी सारी जो कोशिशें थी वो उनको नाकाम किया और उनकी पोस्टों को भी बर्बाद किया और आतंकवादियों को भी बर्बाद कर दिया।
में बीएसएफ के सिर्फ पुरुष जवानों ने ही नहीं बल्कि महिला जवानों ने भी अपना शौर्य दिखाया। इस समय हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बंकर के अंदर है, जहां पर हमारी महिला सशक्तिकरण जो है उन्होंने पाकिस्तान पर साफ नजरें गड़ाई हुई हैं। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और ये जो जहां पर नजर गड़ाई हुई है, यहां पर पाकिस्तान का शक्करगढ़ इलाका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बता दें, पाकिस्तान का शक्करगढ़ ये वो इलाका है जहां से कई आतंकी ठिकानों को बीएसएफ के पुरुष और इन महिला जवानों ने ध्वस्त किया था। और यही नहीं, सबसे अहम बात कि जब इन्हें निर्देश मिले कि इस इंटरनेशनल बॉर्डर से इन महिला जवानों को वापस भेज दिया जाए तो ये महिला जवान अपने घर वापस नहीं लौटी। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम हरमनजीत कौर है। हरमनजीत, देखिए, एक ऑपरेशन सिंदूर में आपने एक अहम रोल निभाया है और सबसे बड़ी बात है कि आप घर नहीं गई, आपको कहा गया फिर भी आप नहीं गई, उसकी खास वजह? उसकी वजह ये है कि हम इस दिन के लिए तो भर्ती हुए हैं और जब देश को और हमारी बटालियन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, तो हम कदम पीछे नहीं हटा सकते। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात होती अगर आप वापस चले जाते तो। हरमन, देखिए हरमन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर एक टैग दिया था सरकार ने, नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर, जिससे एक हौसला जो है बड़ा था, महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था पहलगाम हमले पे, कितनी निंदनीय घटना हुई थी। और जब आपने यहीं से पाकिस्तान के अड्डों को ध्वस्त किया था तो कितनी खुशी आपको मिली थी? बहुत खुशी मिली थी और हमें ये सुकून था कि हम अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे खड़े हैं और हमने अपनी जो भी बहनें जिनका सुहाग उजड़ा था उनका बदला लेने की कोशिश की है, उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। बॉर्डर पे आपको बता दें, सबसे पहले ये देखने में तो एक छोटा सा एरिया है, लेकिन ये इसी एरिया से आप देखिए उस पार पाकिस्तान के एक एक अड्डे पर हमारे जवान जो है वो नजर गड़ाए रखते हैं। बता दें कि तस्वीरों में युगल जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो पाकिस्तान की वो पोस्ट है जहां से एक झंडा तो आपको दिख रहा है लहराता हुआ, लेकिन दूसरा झंडा जो गिर गया है। इस समय पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान को खुद समझ नहीं आ रहा है कि बीएसएफ ने उनके साथ आखिरकार इंटरनेशनल बॉर्डर पर किया क्या। और बिल्कुल बाईं तरफ आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर एक स्मारक आपको दिख रही होगी। फिलहाल तो ये स्मारक पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया है। बता दें कि एक कुछ समय पहले यहाँ पर से कुछ आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिस कोशिश को नाकाम किया था हमारे बीएसएफ के जवानों ने। और इन दिनों ये जो लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान नापाक कोशिश को अंजाम देने की संभावना बना रहा था और तुरंत हमारे बीएसएफ के जवानों ने इस स्मारक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, यहाँ पर लोकल लोग आकर इस स्मारक में आकर सजदा करते थे। बता दें, अब जिस बंकर के अंदर है, पहले आपको बताया कि वहां से पाकिस्तान का क्या क्या हमें रवैया दिख रहा है, वहां के हालात खराब है, पाकिस्तान की शक्करगढ़ पोस्ट थी। और जिस बंकर के अब अंदर मौजूद है, ये एडी गन आपको दिखा रही हैं। ये जो इतनी लंबी जो एडी गन आपको दिख रही है, बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट गन है। ये एडी गन, इसका एक ट्रिगर दबाने से 10 राउंड फायर होता है और 10 राउंड फायर करने के बाद जब वहां पर ये अपना जौहर दिखाता है ये गन, ये इतना बड़ा हथियार, ये बहुत ही हाई टेक्निक हथियार। आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक जो है वो अटैक ये जो एडी गन है वो करती है। और किस तरीके से आप देखिए जब यहाँ पर वहां पर उस पार पाकिस्तान में ये गन हमला करती होगी तो किस तरीके से हमें, जिस तरीके से अधिकारियों से सूचना मिली कि एडी गन इतना कमाल करती है कि वहां से 10 मीटर के जो दायरे को पूरी तरीके से ध्वस्त करता है। मतलब अगर वहां पर एक पोस्ट होगी तो वो पूरी तरीके से जड़ से बर्बाद कर दी जाएगी। जवानों का कहना है कि अब फिर पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत करेगा तो ढेर किया जाएगा। बता दें कि इस समय हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये वो बीएसएफ के जवान हमारे साथ इस कैमरे में तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता में अपना शौर्य दिखाया था। हम इन जवानों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, किस तरह का वक्त था और जब आपको पता चला किस तरह का हुआ है, आवाजें आपने सुनी, तो किस तरह से एक्शन मोड में आप आए? मॉर्निंग सुबह समथिंग 6 बजे का टाइम है कि उनकी तरफ से भारी तादाद में सेलिंग हुई, तो उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी चौकियाँ और बंकर वगैरह को निस्तेनाबूद कर दिया। और इस हमारे फायर से उन लोग को मोर्चा छोड़ के और अपने बैरिक छोड़ के
भागने पे मजबूर किया। और हमने बहुत सारी ऐसी भी तस्वीरें देखी कि जब वो घुसपैठ की कोशिश भी कर रहे थे तो लाशें उठाकर यहाँ से गए। यस, उन्होंने हमने देखा कि उस टाइम जब फायर चल रहा था तो हमारे फायर से उनको कैजुअलिटी हुई है, तो अपनी गाड़ियों से वो अपने जा रहे थे बंदों को लेके जा रहे थे। Yes. एक के बाद एक धमाके हुए। हमें ये गर्व है, हम सिंध अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और दुश्मन की आंख देखते ही हम उसकी आंख को निकाल देंगे। दुश्मन की आंख देखते ही हम उसकी आंख निकाल देंगे। ये जज्बा है हर बीएसएफ के जवान का। चूंकि मोर्टार गन्स यहाँ पर है, उसको इस्तेमाल किया गया। आपने खुद जो है वो मोर्चा संभाला हुआ था, क्या कहेंगे आप? मैडम, सुबह 10 तारीख को सुबह 6:30 बजे के आसपास की बात है। दुश्मन की तरफ से काफी तादाद में फायर आ रहा था और साथ में उनका मोटर का भी हावी सेलिंग हमारे ऊपर आ रहा था। हमें आदेश मिला कि दुश्मन को बर्बाद करना है। हमने अपनी पूरी मोटर डेट जो हमारे आसपास खड़े हैं, सभी मोटर डेट के जवान हैं, हमने सभी को एकजुट किया और इन्होंने अपना शौर्य और साहस दिखाते हुए दुष्ट के साथ तेज मोटर भाषी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को लेकर 34 साल बाद देश में सियासत गरमाई हुई है। 1991 में हुए समझौते को लेकर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है और एफआईआर तक की मांग कर डाली। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान से हुए समझौते की जांच करवाने की मांग की तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे शांति के समय किया गया समझौता बताया। बीजेपी के निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा हमला। उन्नीस के भारत पाक समझौते पर उठे सवाल। भारत सरकार से कांग्रेस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। अतीत की एक और कहानी भारत पाकिस्तान विवाद का एपिसेंटर बन गई है और इस विवाद को हवा दी है बीजेपी के निशिकांत दुबे ने, जिन्होंने 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को लेकर कांग्रेस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि कांग्रेस समर्थित सरकार ने पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता किया था जिसमें भारतीय सेना के मूवमेंट और गतिविधियों की जानकारी साझा करने की बात थी। इस समझौते की जांच होनी चाहिए और कांग्रेस के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 1991 में कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और जो समझौता था वो केवल पीस टाइम एग्रीमेंट था। जयशंकर जी ने जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। इस बहस को और हवा दी बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी के ट्वीट ने, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में है। राहुल गांधी द्वारा भारत से पाकिस्तान को ऑपरेशनल डिटेल्स साझा करने की बात करने के पीछे एक पैटर्न है। 1991 में उनकी पार्टी द्वारा समर्थित सरकार ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत सैनिकों और सैन्य गतिविधियों की जानकारी साझा करने पर सहमति बनी थी। इंदिरा गांधी द्वारा पाकिस्तान को परमाणु तकनीक साझा करने की इच्छा से लेकर नेहरू जी द्वारा जम्मू कश्मीर से पुंछ और उरी पाकिस्तान को देने की सहमति तक नेहरू गांधी वाड्रा परिवार का दिल आखिरकार कहां बसता है। 1991 के एक पुराने समझौते ने आज की राजनीति में तूफान ला दिया है और ये तूफान ऐसे वक्त में उठा है जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और इस मुद्दे पर राजनीति भी लगातार जोर पकड़े हुए है।
ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल समझौते स्थगित होने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। नौबत यह आ गई है कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों की भाषा बोल रही है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता की भाषा वही है जो 2008 में आतंकवादी हाफिज सईद की थी। पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। निजी स्कूल में पहले एडमिशन की मारामारी और फिर भारी भरकम फीस, ये सब करने के बाद भी हर महीने होने वाले स्कूल के खर्च और फीस का एक ऐसा सिलसिला चलता है कि नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय परिवार की भी कमर टूट जाती है। पेश है एक रिपोर्ट। भारी फीस अभिभावकों के मन में टीस। निजी स्कूलों की मनमानी, हर परिवार की यही कहानी। कैसे भरें निजी स्कूलों की फीस? महंगाई की मार से आमजन वैसे ही परेशान है, ऊपर से बच्चों के भविष्य को लेकर भी अब दोहरी मार उन पर पड़ रही है। शिक्षा के बढ़ते व्यापारीकरण से महंगे महंगे स्कूलों के खर्चों ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले ये स्कूल आज व्यापारिक प्रतिष्ठान बनते जा रहे हैं, जिसमें स्कूल फीस से लेकर किताब, ड्रेस के साथ अन्य वस्तुओं के भारी दाम वसूले जा रहे हैं। भीलवाड़ा में भी ऐसे छोटे बड़े सैकड़ों निजी स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में अभिभावक बच्चों के बेहतर भविष्य के जैसे तैसे करके एडमिशन तो दिला देते हैं, लेकिन एडमिशन के बाद भी एक एक कर कई खर्च सामने आते हैं, जिनसे अभिभावकों की आर्थिक रूप से कमर टूट जाती है। शिक्षा हुआ एक व्यवसाय। आम जन को शिक्षा के प्रति जो सुविधा मिलनी चाहिए वो हो गई है उनसे दूर, क्योंकि शिक्षा पूर्ण रूप से एक व्यवसाय बन चुका है जो आम जन की पहुंच से दूर होता जा रहा है। उनकी फीस, उनकी बुक्स, उनकी जो फी मतलब जो सारा उनका खर्चा है वो एक आमजन नहीं उठा पाता है। 2009 में भारत सरकार एक कानून लेकर आई थी ITE का, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। लेकिन ITE में आज के टाइम प्रवेश तो दे देते हैं, लेकिन अभिभावकों से मनमर्जी से राशि वसूलने के लिए महंगी किताबें और महंगी ड्रेसें के लिए बता देते हैं और पर्टिकुलर जगह बता देते हैं कि आपको वहीं से खरीदनी है, और बेचारे अभिभावक खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। जबलपुर न्यायाधीश ने एक निर्णय दिया और उसमें उन्होंने जो ये 10-15 हजार रुपए की अवैध वसूली करते हैं निजी स्कूल वाले, उनको 500 और 1000 रुपए तक सीमित कर दिया। निजी स्कूल इतने महंगे हैं कि बच्चों के एडमिशन के साथ ही परिवार का बजट बिगड़ जाता है। स्कूल फीस, ड्रेस, बुक्स आदि के साथ ही स्कूल एक्टिविटीज के नाम पर अभिभावकों को लूटा जा रहा है। निजी स्कूलों में बढ़ता व्यवसायीकरण आमजन की जेब पर भारी पड़ रहा है। औसतन एक बच्चे का स्कूल का सालाना खर्च 1 लाख रुपए से भी अधिक है। बच्चे के बेहतर भविष्य की चाह में अभिभावक बच्चों का निजी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन बाद में निजी स्कूलों की मनमानी के सामने बेबस नजर आते हैं। प्राइवेट स्कूलों को देखकर उनका बजट हमारा बहुत बजट बिगड़ रहा है। घर की गृहिणी कैसे इस बजट को बराबर करे, और स्कूलों की फीस और बुक्स, किताबें, कॉपियां सब जगह अपना बजट फिक्स कर रखा है। स्कूल की किताब लेने के लिए इस दुकानें फिक्स कर रखी है, स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए भी इन्होंने अपना कमीशन फिक्स कर रखा है।
और इस महंगाई को देखते हुए गृहिणी का बजट बिगड़ रहा है। इसलिए प्राइवेट स्कूल से ये निवेदन है कि आपको ये बजट देखकर ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हर गृहिणी ये अफोर्ड नहीं कर सकती है। भीलवाड़ा के अंदर ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है कि प्राइवेट स्कूलें कपड़ों के नाम पर, किताबों के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे नर्सरी से लेके प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों की 1-1 लाख रुपए फीस है। तो कोई स्कूल तो 50,000 ले रहा है, कोई 80,000 ले रहा है, कोई 70,000 ले रहा है, कोई 1 लाख रुपए ले रहा है। तो इनका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर फीस तय होनी चाहिए कि प्राइमरी स्कूल तक ये फीस होनी चाहिए, अपर प्राइमरी तक ये होनी चाहिए, सेकेंडरी तक ये होनी चाहिए और सीनियर सेकेंडरी तक ये होनी चाहिए। अभिभावक मांग कर रहे हैं कि निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगे, स्कूल फीस और अन्य खर्च कम किए जाएं ताकि आम बच्चे भी बेहतर स्कूल में पढ़ सकें। अभिभावकों का कहना है कि सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया है ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों में फीस, ड्रेस, बुक्स और एक्टिविटीज के नाम पर उन्हें लूटा जा रहा है। इससे उनके घर का बजट भी बिगड़ सकता है। इस वर्ष मेरे भाई ने जो 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की वह एक निजी विद्यालय में था, तो उन्होंने एक निश्चित दुकान बताई, उन्होंने किसी दुकान का नाम बताया, उन्होंने बताया कि आपको जाकर वहीं से किताबें और कपड़े लेने पड़ेंगे, अगर आप वहां से नहीं लोगे तो हम विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देंगे तथा परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। तो हम इसमें ये देखते हैं कि वह एक कंपलसरी दुकान बताया कि वहीं जाने को कहते हैं तथा बाहर से लेने के लिए वह गंभीर रूप से मना कर देते हैं। हम इसमें देख रहे हैं कि सरकार को इस पर बड़े से बड़ा फैसला लेना चाहिए ताकि कमीशनखोरी की जो ये सिस्टम इन्होंने बना रखा है उस कमीशनखोरी के सिस्टम को जल्द से जल्द बंद किया जाए। यही है कि स्कूलों की थोड़ी सी मनमानी थोड़ी कम हो, और जहाँ सरकार ने नियम बना रखा है कि शिक्षा सभी को अनिवार्य है, वहाँ कहाँ मिल रही शिक्षा सबको अनिवार्य। जो मिडिल क्लास वो भी सोच सकते नहीं है कि मतलब अपन वो ये शिक्षा दे सके, तो वहाँ बिल्कुल जो निम्न है और गरीब परिवार वो कहाँ शिक्षा दिला पाएंगे बच्चों को। तो इसके बारे में सोचे कम से कम कि कैसे अपन बच्चों को शिक्षा दिलाए, कम से कम फीस थोड़ी कम हो, बुक्स और ये हर साल ना चेंज हो। लगातार अभिभावक आक्रोश में हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि ऐसे निजी स्कूलों पर नकेल कसी जाए और ऐसे निजी व्यवसाय करने वाले दुकानदारों पर नकेल कसी जाए। अब शिक्षा विभाग का अलर्ट मूड पर आता है, कब आने वाले समय में अभिभावकों को राहत की सांस मिलती है, जो उनका बजट है कब वापस संतुलित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो निजी स्कूल का खर्चा है माँ बाप पर भारी पड़ता हुआ जा रहा है और स्कूल का व्यवसायीकरण होता हुआ जा रहा है। संतोष सलाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 बिलवाड़ा। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान पर।